So up to here we read about the Constitution of France was written in 1791 and the National Assembly drafted the Constitution. याद होगा आपको the National Assembly was the party made by the third state and objective was to limit the power of monarch. लुइस 16 की पावर को कंट्रोल में लाना ताकि सारा काम लुइस 16 ना कर पाए. द पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. 3 पार्ट जैसे हमारी कंट्री में है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इनको हम बोलते हैं द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. काम इनमें बांट दिया गया. एक का काम था कानून बनाना, दूसरे का काम था कानून को फॉलो करवाना, तीसरे काम था कोई अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट देने से बोलते हैं हम जजेस. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा था बिगैन कॉन्स्टिट्यूशन? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन. मैन का राइट्स, सिटीजन्स का. विमेन का यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है. और इस तरह से डेमोक्रेटिक फीचर्स हुआ. फ्रांस बिकम अ लिमिटेड मोनार्की. ऑल लॉज वर क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली. फ्यूडलिज्म वॉज अबॉलिश्ड. अनडेमोक्रेटिक फीचर्स क्या थे? वोटिंग वॉज लिमिटेड टू टैक्स पेयर्स. कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव थी, अनडेमोक्रेटिक थी. क्या थी? वोटिंग वॉज लिमिटेड टू टैक्स पेयर्स. जो टैक्स पे करते थे सिर्फ वही वोट दे सकते थे. इसका मतलब कि यहाँ पर अभी पूरी तरह से मोनार्की ख़त्म नहीं होता. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया था मोनार्की. Offices were reserved for property owners. This new government became known as the Legislative Assembly. ये जो नई गवर्नमेंट बनी थी वो कैसी बन चुकी थी? लेजिस्लेटिव असेंबली. द नेशनल असेंबली, जो नई भी पार्टी बनी थी जिसको थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाया था मिलके, उसका क्या मेन मोटो था? द नेशनल असेंबली क्रिएटेड द हिस्टोरिक एंड इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन विच स्टेटेड द प्रिंसिपल दैट ऑल मैन हैड इक्वल राइट्स अंडर द लॉ. मैन के बारे में था, विमेन के बारे में कुछ नहीं था. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर established as the natural rights of citizens. It was the duty of the state to protect each citizens natural rights. हमारे यहाँ इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, उनके यहाँ बोलते हैं नेचुरल राइट्स. ये सब चीज़ें उनको राइट्स दे रहे थे. डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. मैन के लिए काफ़ी देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है मैन को लेकर. पॉइंट फर्स्ट था, मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन देयर राइट्स. दीज राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन. मेन के लिए था, विमेन के लिए नहीं था. सेकेंड, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन. द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू टेक पार्ट पर्सनली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इन द मेकिंग ऑफ द लॉ. सो ये क्लियर था कि मैन के राइट्स के लिए बात हो रही थी, विमेन के लिए नहीं हो रही थी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आप फिगर अगर देख रहे हो तो किस तरह से जुडिशरी बना है, एग्जीक्यूटिव बना और लेजिस्लेटिव बना हुआ है. जुडिशरी तब भी बिल्कुल अलग था. उसका किसी पर भी मतलब उस पर किसी का भी रूल नहीं था. जुडिशरी बिल्कुल फ्री था. द नेशनल असेंबली वॉज वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज. नेशनल असेंबली को पावर मिल गया कि वो कानून बनाएंगे. एक्टिव सिटीजन्स वोटेड फॉर द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स. वो लोग जो वोट दे सकते थे उनको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स. जो वोट नहीं दे पाते थे उनको बोलते थे पैसिव सिटीजन्स, जैसे कि विमेन को. सो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स. अच्छा, मैन भी वही लोग वोट दे सकते थे जो टैक्स पे कर सकते थे. द फ्लाइट टू वेरेनस 20 जून 1791. ये भी एक कहानी है जो एक थोड़ा सा पार्ट जोड़ती है इस स्टोरी में. द किंग रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. नया कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस से बना था, जिसको लुइस 16 नहीं चाहते थे लेकिन उनको मजबूरन मानना पड़ा चूँकि मेजोरिटी थी. ही वुड नॉट एक्सेप्ट ऑल द रिफॉर्म एंड डिसाइडेड टू लीव द कंट्री. अच्छा, इनको चूँकि रिलक्टेंटली इन्होंने मजबूरन उनको मानना पड़ा, सो इन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम इस कंट्री को छोड़ ही देंगे. ऑन जून 20, 1791 द किंग एंड हिज फैमिली सेट आउट फॉर द बॉर्डर इन कैरियज. ये अपनी गाड़ी में बैठ के कंट्री को छोड़ते हुए बाहर जा रहे थे बॉर्डर पे. द किंग वॉज डिस्गाइज्ड एज अ स्टेवर्ड एंड हिज सन वॉज वेयरिंग अ ड्रेस. राजा का कपड़ा उस तरह नहीं था जो इनका एक हुआ करता था.
इनका बेटा भी एक अजीब तरह का कपड़ा पहना हुआ था, नॉर्मल ड्रेस। एट द बॉर्डर विलेज ऑफ वेरेंस ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड इवेंचुअली एप्रीहेंडेड। बॉर्डर पे गांव के लोगों ने उनको पहचान लिया राजा को, और उनको अरेस्ट कर लिया गया। एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना, उनको अरेस्ट कर लिया गया। The king's flight destroyed the last of the king's popularity with the people of Paris. Increasingly, there were demands for an end of the monarchy and the creation of new kind of government, a republic. उनको अरेस्ट करने के बाद, उनको बांधने के बाद, पकड़ने के बाद क्या हो गया कि मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ा फ्रांस से, और लोगों ने डिमांड की किस चीज़ की, एक नए गवर्नमेंट की। एक गवर्नमेंट क्या थी, कैसी गवर्नमेंट, रिपब्लिक। वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये एक पहले से एक वो करना, गेस कर लेना कि इससे पहले कि कंट्री हमारे ऊपर अटैक करे, हम ही इसको ख़त्म कर दें। ये था सोचना किसका, नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली को पता था कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया चूँकि लुइस 16 की दोस्त हैं, इनके रूलर जो थे वो लुइस 16 के फ्रेंड में आते थे, तो नेशनल असेंबली जो बनी थी इसको पता था कि ये इसकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे, लुइस 16 की। लुइस 16 कौन, फ्रांस का जो भी रूलर था, जिसको भी लोगों ने पकड़ लिया था। तो इन्होंने क्या किया, पहले ही इनके अगेंस्ट क्या कर दिया, वॉर कर दिया, ताकि ये कंट्रीज़ इनकी हेल्प ना कर दें। सो ऑन अप्रैल 1792 द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया बिफोर they could send troops to France to put down the revolt that had been taking place since 1789. इन्होंने पहले ही क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया कि ये लोग इससे पहले कि रिवोल्ट करें, हम ही इनको रिवोल्ट करके भगा दें। दिस वॉज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप में एक लड़ाई छिड़ गई थी, किसके खिलाफ, एरिस्टोक्रेसी, तानाशाही के अगेंस्ट। द पैट्रियाटिक सॉन्ग दैट बिकेम पॉपुलर वॉज द मार्साइल, composed by द पोएट रॉगेट आइजल। द मार्सिल्स इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, इट इज मार्साइल्स। द सेनकुल्टस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया था कि वॉर हो ही गया था। अब यहाँ पे आ रहा है जैकोबिन क्लब के बारे में। एट द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन द वर्किंग मैन ऑफ पेरिस अलाउड द रिवॉल्यूशनरी बर्गलाइज टू लीड देम, बट बाई 1790 वेरियस रेडिकल ग्रुप बिगैन वाइंग फॉर पावर। अमंग देम द जैकोबिन्स वर द मोस्ट सक्सेसफुल। अभी भी देखिए पावर की लड़ाई हो रही थी फ्रांस में। अभी हर तरफ एक नया पावर उभर के बाहर आ रहा था, जिसमें से एक सबसे सक्सेसफुल था, वो था जैकोबिन। ये लोग रेडिकल थे, बदलाव लाने वाले। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब में वही लोग थे जो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा प्रॉस्पेरस, ज़्यादा क्या कह सकते हैं, फैसिलिटीज़ वाले नहीं थे। दे इंक्लूडेड शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। ये थे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स। द जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सैनक्लोटर्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज। आप देखिए दोनों अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, नी ब्रीचेज। द जैकोबिन्स वोर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर जो बड़ी शिप पे काम करते हैं। दिस वॉज टू सेट देमसेल्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नॉबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। तो एक फ़र्क लाने के लिए नी ब्रीचेस जो बूट, लॉन्ग बूट टाइप होता था, वो उसके अगेंस्ट पहनते थे, ताकि ये फ़र्क पता चले कि क्या नाम है, ये लोग कौन है और दूसरी पार्टी के लोग कौन है। तो एक तरह का ये फ़र्क था, एक ड्रेस था इनका बना हुआ। द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो अभी देखिएगा कि मोनार्की थी, मोनार्की एंड हुआ तो फिर जो नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली भी क्या दिखता रहती, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तानाशाही तो थी लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन वे में, लेकिन उसका भी एंड हो गया। ऑन अगस्त 10, 1792 द जैकोबिन्स लेड a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high price of food, they stormed the palace of the Tuileries. So इस तरह से क्या हुआ कि जैकोबिन्स ने क्या किया, चूँकि ये उभरते हुए एक पार्टी थी, इन्होंने क्या किया, इट लेड अ लार्ज नंबर ऑफ पार्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस, दे स्टॉर्म द पैलेस। इन्होंने लोगों को भड़का के क्या किया, जो बहुत से पेरिस वाले थे जिनको सप्लाई नहीं मिल पा रहा था, फूड प्राइस का ज़्यादा था, सो उन लोगों को क्या कर दिया, इतना ज़्यादा एंगर कर दिया, गुस्सा दिला दिया कि वो लोग ट्यूरेल्स को लड़ देंगे, पैलेस था। द रॉयल फैमिली बेयरली एस्केप्ड विद देयर लाइव्स। जो बड़ी बड़ी जो बहुत रॉयल फैमिलीज थी वो बहुत ही मुश्किल से बच के बाहर निकल पाई। द किंग्स गार्ड्स वर किल्ड एंड द किंग एंड हिज फैमिली फ्लेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज ओवर। इस तरह से देखिएगा कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एंड किया गया। लेटर इलेक्शन वर हेल्ड। फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स और अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अभी तक लोगों को जो मेन थे उनको राइट मिला था, लेकिन वो मेन जो टैक्स पे करते थे। लेकिन चेंज क्या हुआ कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ओवर हो गया और अब सारे मेन जो 21 ईयर्स के ऊपर थे उनको क्या मिल गया, वोटिंग का राइट मिल गया।
On 21 September 1792 द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन। अभी देखिए कि एक असेंबली बन गया था नेशनल असेंबली, उसको एंड करके कौन असेंबली नहीं बन के आई अब, कन्वेंशन। एबॉलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एंड किया और फ्रांस को एक क्या बना दिया, रिपब्लिक। A republic is a form of government where people elect the government including the head of the government. So इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंड होके कैसी गवर्नमेंट आई, रिपब्लिक आई। लुइस 16 was sentenced to death by the court on charge of treason on 21 January 1793 he was executed। इस तरह से लुइस 16 को फ्रांस में से हटा दिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया, उनको सेंटेंस टू डेथ हो गए और इस तरह से लुइस 16 का एंड हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एंड हो गई। अब फ्रांस कैसा हो गया, रिपब्लिक कंट्री बन गई। सो नेक्स्ट विल नो अबाउट द रेन ऑफ टेरर in the next video. Till then, you just try to understand these points in it.